कल अपन ने पढ़ा था एवरेज करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आज अपन पढ़ेंगे इम्पीडेंसेस के बारे में, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, एसी करंट रजिस्टर के साथ कैसा बिहेव करता है, ऐसा। ठीक है, एसी करंट को अलग अलग चीज़ों के साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मली मैं इसके पोटेंशियल के बारे में बता दूं। देखो, सर्किट में अगर एसी पावर सोर्स लगा हुआ है तो उसको अपन ऐसा शो करते हैं, इस टाइप से वेव फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि ये साइनसोइडल वेव फंक्शन यहाँ पे पेश करने वाले हैं और ये करंट अल्टरनेट होगा। जनरली जो आपके सामने सवाल आएगा उसके अंदर, जो आपके सामने सवाल आएगा उसमें इसका ईएमएफ लिखा होगा बैटरी का ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, और मैं तो प्लस 5 भी लिखूंगा नहीं, ई नॉट साइन ओमेगा टी ही लिख दूंगा स्कोप से। जनरली ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपको ये कहेगा कि ई जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये मैटर करता है। अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर डेसिपेशन देखना चाहते हो कि उस वक्त वोल्टेज क्या है, उस वक्त करंट क्या है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो सोर्स का होगा वो बार बार क्या करेगा, चेंज। तो वजह से करंट करेगा कि नहीं करेगा वो अपन चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ये सोर्स का वोल्टेज होगा। अब सबसे पहले एक एक करके ना इस एसी सोर्स को मैं अलग अलग चीज़ों के साथ कनेक्ट करूँगा। उन चीज़ों के बारे में जो विशेष टिप्पणियाँ अपन लिखें उनको आप ध्यान में रखना हमेशा, जब हम तीनों को एक साथ कनेक्ट करें या किन्हीं दो को कनेक्ट करें। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके फेजर डायग्राम, जो काफ़ी महत्व रखते हैं ऐसे फंक्शंस में। फेजर डायग्राम जो चीज़ है ना वो आपके 3 चैप्टर्स एक साथ कवर करता है। एक तो वेव्स, एक ओसिलेशंस, और एक ये चैप्टर खुद। अगर आप सिर्फ फेजर डायग्राम को समझ पाते हो तो उसके साथ आप तीनों चैप्टर लिंक कर पाओगे और बहुत ही स्मूथनेस से आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। रियल फील ऑफ फेजर डायग्राम बच्चे समझना नहीं चाहते या उस टाइम तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसको एज कि हाँ यार इसमें ना सिर्फ इसी में फेजर बनते हैं, और फेजर का जो डेप्थ है वो समझने से चूक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। कल जो आरएमएस का एक लेंदी सा फॉर्मूला अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 डिराइव किया था, वो भी हम फेजर से बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। वेव्स चैप्टर में भी स्टैंडिंग वेव्स या कुछ भी आपको जैसे बीट्स वगैरह समझना है या किसी भी सर्कमस्टांसेस को वेव्स में समझना है, सुपर पोजिशन के पर्टिकुलरली, आपको फेजर डायग्राम काफ़ी हेल्प करेगा। मेरी बात समझे? तो फेजर डायग्राम को ध्यान से देखना, जो इस चैप्टर में आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं, ये करने की कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में हम एसी करंट सोर्स का बिहेवियर देखेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, और उनके फेजर डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए एसी सोर्स विद ए रजिस्टर। एसी सप्लाई जो हमारे घर में आ रही है वो एसी सप्लाई है विद ए रजिस्टर। विद ए रजिस्टर का मतलब है विद ए रजिस्टर ओनली। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट करेंगे आप इसके साथ। तो हम देख लेते हैं करंट कैसा मिलेगा। वैसे हमें पता ही है, लेकिन हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वोल्टेज जैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले ऐसा बैटरी बना दूं क्या? नहीं, एसी की बैटरी फ्लक्चुएटिंग होती है, ये कांस्टेंट बैटरी है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हमेशा है। ऐसा नहीं होता एसी में, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है, अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। तो ये है आपका एसी सोर्स, और इसके साथ कनेक्टेड है आपके पास एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट भी दौड़ेगा, उसमें पावर भी डेसिपेट होगी, सब कुछ होगा। ई जो है वो क्या है, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी फंक्शन के तहत चेंज हो रहा है। ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 बच्चों एक ही फंक्शन है। हाँ, करंट की डायरेक्शन शुरू में टी बराबर 0 पे इधर है, मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। सही बात है, ऐसे करंट की डायरेक्शन बनानी नहीं चाहिए कि इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक, शुरू में ऐसा अपन ऐसा भी दिखा देंगे कि उस टाइम प्लस माइनस है, यहाँ पे शो कर देंगे। प्लस माइनस हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, वो अल्टरनेट होता रहेगा। चलो आप कहते हो तो मैं हटा देता हूँ, बाकी आप ऐसा मान सकते हो कि शुरुआती स्थिति की बात कर रहे हैं जब ये साइकिल पॉजिटिव की तरफ है। मेन बात पे आता हूँ मैं। देखो, जब आप नॉन मैथमेटिकल होते हो ना तो आपको हर मैथमेटिकल चीज़ परेशान करती है। जैसे ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या अलग अलग चीज़ें नहीं। पाई उसमें 0 हो जाएगा तो वो वही बन जाएगा। पाई आपको क्या शो करता है कि आपने टी बराबर 0 पर पोटेंशियल क्या देखा। तो मूलतः फिजिकली वो फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो कि पोटेंशियल इसके अनुसार टी बराबर 0 पर आपने देखना शुरू किया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 0,
क्योंकि टी जीरो पुट को साइन जीरो जीरो हो जाएगा। प्लस 5 अगर यहाँ लिखा रहता है, जैसे 30 डिग्री लिखा हुआ है पाई बाई 6, तो ई नॉट बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जीरो रखोगे तो साइन पाई बाई 6 ही आ जाएगा। टी का वैल्यू तो जीरो हो गया ना, इसका वैल्यू पाई बाई 6 है, तो साइन 30 हो जाएगा। यानी ई जो है वो अपने पीक वैल्यू का आधा है उस टाइम जब टी बराबर 0 पे आपने स्विच किया था इसको ऐसे। एक अगर आप ये नहीं भी लेते तब भी तो वोल्टेज तो वैसे ही चेंज हो रहा है यार, मेरी बात समझ रहे हो? ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा टी बराबर 0 पे, ऐसा 30 लेते हो तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, बस ये बात है वो। इसके अक्रॉस एक आर वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने की कोशिश करते हैं। तो करंट की परिभाषा क्या होती है? ई बाय आर। अब यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान से सुनना और उसको ध्यान से ही समझना। करंट का डेफिनेशन होता है ई बाय आर, लेकिन ऐसा ई हमने कभी डील ही नहीं किया जो टाइम के साथ अलग अलग हो। पहली बार देख रहे हैं। तो ई हम किस समय का ई लिखें? तो बोलोगे सर जी किसी भी समय का लिख दो, किसी भी समय का तो ये है। करंट भी आप क्या लिखेंगे फिर? करंट जो आएगा वो किसी भी समय टी का आएगा। आर किसी भी समय अलग अलग होगा क्या? अलग अलग समय पे नहीं, ई ही अलग अलग होने के चांसेस हैं। तो ई अगर आपने किसी भी टाइम टी का लिखा तो आई जो आएगा वो भी किसी भी टाइम टी का आ जाएगा। क्या दिक्कत है उसको? तो आई आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, आया ना? क्या मैं आई को ऐसा लिख दूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट क्या है? ई नॉट बाय आर है, ठीक है? इससे हम कुछ सीखे, और वो जो सीख है जो अभी बोलूँगा आप उसको बहुत गहराई से सुनेंगे, सुनना काफ़ी होगा। बाद में सवालों में आपको मैं बार बार बोलूँगा कि मैंने आपको ये बोला था ना, मैंने आपको ये बोला था ना, तब इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने क्या बोला था। अब आपने जो डिड्यूस कर लिया ना वो रिजल्ट ये है। इस चैप्टर को ऐसे हल्के में लेते हैं, आप रिजल्ट याद कर लेते हैं कि आर में कुछ नहीं बदलता। ये रिजल्ट आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन आपसे कह रहा है कि करंट जो है उसका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो वैल्यू है वो ये है। करंट किसी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज हो रहा है, और वापस वो करंट का वैल्यू भी रिपीट होगा। फ्रीक्वेंसी किस चीज को कहते हैं? एक घटना एक सेकंड में कितनी बार रिपीट होती है। ईएमएफ भी किसी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है। दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेम है। पहली बात आपको पता चली, फास्ट, ठीक है। दूसरी बात कि जो रेजिस्टेंस होता है, वैसे तो इसमें थाई रेजिस्टेंस के नाम पे एक रजिस्टर ही, तो वो होता है जो ई नेट पोटेंशियल डिफरेंस के डिवाइड में हो, इसके डिवाइड में हो। अरे हाँ कि नहीं? और ई नोट क्या चीज है? पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू। तो ई नॉट बाय आर जो है वो करंट का वैल्यू नहीं है, इंस्टेंटेनियस करंट का। ई नॉट बाय आर क्या है? करंट के पीक वैल्यू का वैल्यू है, करंट का पीक वैल्यू है। ये बात क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो आपको तब पता चलेगा जब हम दो चीजें या एक चीज या कैपेसिटर वो सब पढ़ेंगे। तो पहली बात लिखिए आप कॉपी में, इसके अंडरलाइनिंग फीचर्स ही हैं। अच्छा सुनो, टी बराबर 0 पे करंट क्या, पोटेंशियल क्या है? 0। तो करंट क्या है? 0। जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तब करंट भी मैक्सिमम होगा क्या? करंट वो का वो वैल्यू नहीं होगा जो पोटेंशियल है। ई नोट नहीं है लेकिन ई नोट बाय आर है, लेकिन ई नोट बाय आर करंट का कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम। दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे क्या? दोनों एक साथ, दोनों एक साथ 0 होंगे, दोनों एक साथ नेगेटिव में मैक्सिमम होंगे, ऐसा होगा क्या? हाँ। तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है पहली, और फेजर डायग्राम से तो एकदम क्लियर हो जाएगी अगर तुम उसको रटने की बजाय सीरियसली लोगे तब। पहली चीज ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज सेम एज अप्लाइड, या सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स, ठीक है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी सेम बोला है, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वैल्यू रिपीट करता है ये बात सेम बोला है। ऐसा नहीं बोला है कि सेम फेज में, बोला नहीं होता है, लेकिन ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग। तो करंट एंड सोर्स पोटेंशियल, सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस आर इन सेम फेज। कोई दो फेजर्स या दो टाइम वेराइंग चीजें सेम फेज में होने का मतलब होती हैं कि दोनों चीजें एक साथ मैक्सिमम होंगी, दोनों चीजें आर इन फेज। आर इन फेज लिख दो, इसका मतलब एक ही है, सेम फेज।
दोनों चीज़ें एक साथ मैक्सिमम होगी, दोनों दोनों चीज़ें एक साथ जीरो होंगी ऐसा। तीसरी बात क्या बोली थी, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है आई नॉट जो है वो ई नॉट बाय आर होगी, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होगी। ये आई नहीं है, ध्यान रखना। आई क्या चीज़ थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट थी, ये आई नॉट है। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ पा रहे हो। और इसमें जो हम डेरिवेशंस में जो चीजें कर रहे हैं वो स्टेडी स्टेट एसी के लिए कर रहे हैं, इस बात को सुन लो बस, कोई नहीं पूछने वाला अदरवाइज। क्लियर है, यानी कि इनका फेज सेम है, इनका इनिशियल वैल्यू वो पीक पे है तो वो भी पीक पे होगा, इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू करंट का ऐसे दिया जाता है इसी का। अब हम इसी सप्लाई के साथ करंट, अगला हेडिंग लिख लीजिए, एसी सप्लाई विद ए कैपेसिटर। और आप सीधा सीधा एलसीआर पे जंप मत करना, आप सीधा सीधा एलसीआर पे जंप मत करना, आप एक एक को सीखना, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ई नॉट साइन ओमेगा टी है इस फंक्शन का, कोई फर्क नहीं है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ई नॉट साइन ओमेगा टी में, वो इनिशियल फेज उसका फाइव है, बस इतना सा, जीरो है, टी बराबर जीरो पे। आप फंक्शन में कोई फर्क नहीं है बुनियादी रूप से। अरे मेरी बात समझ रहे हैं, एक बच्चा है वो एकदम वही काम करेगा जो दूसरा बच्चा बी कर रहा है, और ए और बी वही करेंगे। आप बस बी की स्टोरी आप यहां से देखने लगे हो, मतलब ये यहां तक स्टोरी देखनी है आपने, तो बी जब जीरो पे यहां से शुरू करता है, ए यहाँ पे, ऐसा ऐसी बात है ना। बाकी सब कुछ काम वो वैसा ही करता है जैसा वो वाला फंक्शन कर रहा है, प्लस फाइव वाला और ये नॉर्मल वाला फंक्शन एक ही जैसी चीजें हैं। इसके साथ सिर्फ कैपेसिटेंस लगाया गया है, सी कैपेसिटर। अब एक चीज बताओ कि जैसे ही अपन स्विच को यहाँ पे क्लोज करें, कोई स्विच है उसको अगर क्लोज करते हैं तो करंट जो है वो ग्रो करता रहेगा। अगर करंट, करंट का मुझे पता नहीं चला, पोटेंशियल ग्रो करता रहेगा इसके एंड के अक्रॉस, राइट। पोटेंशियल क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज भी जिस रेट से डिपॉजिट हो रहा है वो ग्रो करता रहेगा। और जब ये सैचुरेशन पे आ जाता था डीसी सर्किट में, तो इसके अक्रॉस वही इतना चार्ज हो जाता था क्यू बाई सी, इसी पोटेंशियल के बराबर हो जाए, ऐसा ही तो होता था उसके अंदर। अब जब ये सैचुरेशन पर आ जाएगा, क्या ऐसा मोमेंट आएगा कि सैचुरेशन पे आ जाएगा, या फिर हमेशा ही करंट फ्लो होता ही रहेगा इसमें? वजह क्या है, क्योंकि इससे चार्ज कभी इसको चार्ज करेगा कभी डिस्चार्ज करेगा, ऐसा ही करता रहेगा ना, करंट बार 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 अलग अलग आएगा, क्योंकि इस पे जो चार्ज का अमाउंट है क्यू, वो बार उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल बदल रहा है तो चार्ज बदलेगा, डी क्यू। पोटेंशियल अगर टाइम का फंक्शन है तो चार्ज, इसके ऊपर जो रहने वाला चार्ज है वो टाइम का फंक्शन होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे चार्ज का, डी क्यू बाई डी टी, वो इसमें करंट को डिसाइड करेगा। इसके अंदर से नहीं जाता वो करंट, लेकिन इस कैपेसिटर के अक्रॉस वाले करंट को डिसाइड करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल किसी वक्त वी है, वी का वैल्यू किसी भी वक्त ये है, तो पोटेंशियल अगर ई वैल्यू का है, इसका कैपेसिटेंस सी वैल्यू का है, तो इसके कैपेसिटर के अक्रॉस क्या ये चार्ज, या फिर इस कैपेसिटर के ऊपर क्या ये चार्ज होगा क्या, हाँ या ना, यही चार्ज होगा सी ई। इसको लो, मैं जैसे जनरल किताबें करती है वैसे कर देता हूँ, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ पर यहाँ से यहाँ कूदे तो कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, ई किसी इंस्टेंट पे माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू, वापस वहीं आ गए। अरे यही तो बात है यार, तो क्यू क्या आ जाएगा, सी ई, जो इतनी देर लिखा था। अब तो मेन बात समझिए, सी ई क्यू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, आप उसको ठीक से सुनना। जब ई मैक्सिमम होगा तो कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंदर से करंट मैक्सिमम। जब ई मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम, क्योंकि सी तो फिक्स है। जब ई जीरो होगा तो क्यू भी उस वक्त क्या होगा, जीरो होगा ही उसके ऊपर चार्ज। करंट और ई में क्या रिलेशन है ये जानने के लिए अपन को इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका। तो क्यू को एक बार लिख देता हूँ, सी ई नॉट
साइन ओमेगा टी, तो डिफरेंशिएट करो डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू सी ई नॉट cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये क्या चीज़ है? आई देखो यार, कोस बन गया साइन की जगह, और कोस और साइन में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो पार्ट है इसका, ये टाइम के हिसाब से अलग अलग वैल्यू डिसाइड करेगा, ये लोग नहीं करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट ऑब्वियसली फिक्स है, और सी भी फिक्स है, ये तीनों मिला के एक फिक्स क्वांटिटी आएंगी। वो क्या आएंगी? आई का मैक्सिमम वैल्यू इनटू में कॉस ओमेगा टी, ऐसा होगा। यहाँ पे आई नॉट क्या है? सी ओमेगा ई नॉट। ठीक है, आई नोट क्या होता है? आई नोट होता है, आई नोट होता है ई बाय में रेजिस्टेंस। इसको आर से नहीं लिखाते, आई नोट होता है ई नोट बाय आर। आई क्या होता है सपोर्ट? हाँ, तो आई क्या होता है? आई क्या होता है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा होता है। रेजिस्टेंस इस बार कनेक्टेड नहीं है, और कैपेसिटर एक रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर ही रजिस्टर होता है क्योंकि। अब क्या करेंगे, इसको कुछ और नाम देंगे, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन तीन लोग पढ़ेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। इन सबको एक कम्युलेटिव इफेक्ट के नाम पे बुलाना है तो अपन इम्पीडेंस कह देते हैं। रिएक्टेंसेस दो टाइप की होती हैं, कौन सी? कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ये कौन सी रिएक्टेंस आएगी? कैपेसिटिव। उसको रिएक्टेंस शब्द के लिए हमने एक्स शब्द यूज कर रखा है। ये एलोन मस्क ने फोन किया था कि मैं ट्विटर का नाम भी एक्स रखूंगा, बहुत पहले। उसका नाम एक्स इस वजह से पड़ा है। ई नोट बाय एक्स सी हो जाएगा मैक्सिमम करंट। क्या मैं ई बाय एक्स सी को करंट लिख सकता हूं? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मतलब ये भी क्वेश्चन है एक, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, ये होता है, ये पक्का लिख सकते हैं। ई नॉट बाय एक्स सी होगा मैक्सिमम करंट। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये मैक्सिमम करंट आई नॉट ही लिखा हुआ है। ई नॉट बाय एक्स सी लिखा हुआ है ई नॉट ओमेगा सी। 1/XC होगा ओमेगा सी, और XC होगा 1/ओमेगा सी। क्लियर है? अब कुछ बातें तो स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में बिठाते जाना, सुन लेना, इनको समझने की कोशिश बीच में मत करना। मतलब कि सुन लो, देख लो, जितना रियलाइज हो सके रियलाइज कर लो। फिर अपन जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो असली में ये चीज़ें आपको रियलाइज होंगी। मैं वहां पे क्या कहना चाहता हूँ, सुन अच्छे से लेना। क्या लिखा है? आई बराबर आया था आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और आई नॉट था ई नॉट अपॉन में एक्स सी, और एक्स सी था 1/ओमेगा सी। ये तीन चार चीजें हैं जो अपन ने अभी भी देखी। इनमें मैं आपके सामने एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है कि आप इन दोनों को देखिए, ये सोर्स का पोटेंशियल और ये करंट है। टी बराबर जीरो पर ये जीरो होगा, टी बराबर पाई पे, ओमेगा टी बराबर पाई पे ये अगेन जीरो होगा। ये टी बराबर जीरो पे जीरो है, तब ये क्या है? मैक्सिमम। मेरे पास समझ रहा हो, जब ये जीरो है तो वो क्या है? मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम होगा पाई/2 पर, तो उसके अंदर करंट नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा, और करंट क्या होगा? वो कैपेसिटर सैचुरेटेड है। अरे हाँ कि नहीं? उस वक्त, उस क्षण, उस मोमेंट पे सिर्फ।
अरे हाँ कि नहीं, उस मोमेंट पे करंट देखा जाए तो करंट क्या आएगा, 0। ये सब चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि आप रटो और फिर सिली मिस्टेक प्रोवोकिंग क्वेश्चन आए नीट में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो सेम फेज में होता है सोर्स के साथ। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। कैपेसिटर पे जो चार्ज रहता है वो सेम फेज में ही रहेगा, Q बराबर CV। V जो होगा उसी फेज में Q होगा, जिस फेज में V होगा उसी फेज में क्या होगा, Q होगा। देखो इसमें कुछ है ना इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमको नोटिस करने चाहिए। वो पहला ये है, लिख देता हूँ और लिखने के बाद अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल धीरे धीरे बिल्डअप करना। पहला ये है, करंट एंड EMF E हैज ए फेज डिफरेंस इक्वल्स टू π/2। कैसे पता? आप इसको इसकी तरह लिखने की इसको, ये कॉन्सिक्वेंस है ना, इसकी तरह लिखने की कोशिश करो। कैसे? आई को लिख सकते हैं अपन, आई का मैक्सिमम वैल्यू इनटू में साइन ओमेगा टी प्लस π/2, है ना। बस मैं इसको π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/2 एक ही बात है। और मैं इसको इसके साथ ही हमेशा इससे ज्यादा या इससे कम लिखूंगा। ज्यादा वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी में दिक्कत हो जाएगी, उसको b माइनस ए नहीं लिख सकते, उसमें दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी से हमेशा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओमेगा टी प्लस π/2। यानी उसका जो भी था फेज, इसको क्या बोलते हैं जो एंगल में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं फेज। जैसे इस फंक्शन का फेज क्या है, ये एसएचएम में आना चाहिए आपको, साइन के जो एंगल में लिखा है उसको क्या बोलेंगे, फेज। तभी बनेगा फेज और डायग्राम बाद में, इसको क्या बोलेंगे, फेज। इन फेज मतलब सेम फेज में है दोनों चीज। यानी कि इसका फेज ये है, यानी इसका फेज करंट का इससे कितना ज्यादा है, π/2 ज्यादा है। दूसरा लिखिए, आई इज अहेड ऑफ सोर्स वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ π/2। का क्या रियल मीनिंग है वो अपन फेजर डायग्राम जब करेंगे तब सीखेंगे। दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, बताओ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? उसकी भी ओमेगा टी थी, टी के साथ जो मल्टीप्लाइड है साइन के अंदर, वो सेम है क्या? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज सेम। दोनों फंक्शन का रिपीटेशन, ऐसा नहीं है कि वो 10 सेकंड बाद में अपना पीक वैल्यू ले रहा है जीरो से, तो ये अपना पीक वैल्यू जीरो से लेने में 20 सेकंड लेगा या कुछ और लेगा, कितने लेगा, 10 ही सेकंड लेगा वो। लेकिन वो पीक पे होगा जब ये पीक पे नहीं होगा। आइए जो हमारे बस की बात है वो और बना देते हैं, वो है थोड़ा सा ग्राफ साइनोसॉइडल, या तीनों के एक साथ बनाएंगे जब तीसरी चीज भी कर लेंगे। और एक्स सी का वैल्यू भी हाईलाइटेडली लिख देना यहाँ पे, एक्स सी का वैल्यू क्या है, 1/ओमेगा सी। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? ओमेगा मान लो 0 है, तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, स्टेडी स्टेट के लिए, स्टेडी स्टेट एसी के लिए। ओमेगा मान लो 0 है तो एक्स सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओमेगा 0 मतलब किस कैपेसिटर की जब स्टेडी स्टेट आ जाती है, किसमें, डीसी वाले में, डीसी वाले का ओमेगा कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है, वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी, यानी वो करंट को पास ही नहीं होने देता। जो करंट को पास ही नहीं होने देता, वहां पे पढ़ा अपन आरसी आरसी सर्किट में ये सब। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होना एक्स सी को कम करता है, ये बात हम देख पा रहे हैं, इस बात को हम यूज करेंगे बाद में। ओमेगा अगर डोमिनेंट होगा तो जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव हो जाएगा, है ना। कैपेसिटर में अगर ओमेगा का वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये कम होगा, ओमेगा का वैल्यू अगर कम है तो ये ज्यादा होगा, ऐसा। ठीक है? और इसका ग्राफ भी बना सकते हैं क्या, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, एक्स सी वर्सेस ओमेगा क्या हो जाएगा, एक्स सी वर्सेस ओमेगा।
ओमेगा 0 है, एक्सेस ई मैक्सिमम, ओमेगा इनफाइनाइट है, वो जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो। इससे और क्या समझते हो आप कि जल्दी जल्दी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बदलते हो कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है अगर, तो कैपेसिटर में ऐसे मोमेंट ही नहीं आएंगे ना जो करंट ना हो, क्योंकि सैचुरेट हो ही नहीं पाएगा, अगले पल अनसैचुरेट होने की कोशिश करेगा वो। अरे मेरी बात समझ रहे हो, उसमें भाई करंट जीरो क्यों हो जाता था, क्योंकि कैपेसिटर वो चार्ज होल्ड कर लेता था जो वो पोटेंशियल डिफरेंस लाए। अब आप करंट सारे टाइम फ्लो करना चाहते हो तो आप उसको क्या करते रहो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर को क्या करते रहो, बदलते रहो। अरे हाँ कि नहीं ऐसा। और चौथी चीज उसमें लिख लेना कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन फेज। चौथी चीज। अब अगला है एसी सोर्स विद एन इंडक्टर। देखो ये एसी सोर्स है और इसके साथ एक एल हेनरी का इंडक्टर लगाया गया है और इसका ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके पोटेंशियल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। करंट फ्लो होगा इसमें, उसी करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के लाना है। ज्यादा ओमेगा होना किस चीज को बताता है, कम ओमेगा होना किस चीज को बताता है, वो अभी हम जानेंगे जब हम इसके बारे में लिखेंगे, देखना। तो वही ई नॉट, या फिर ई से ही लिख देता हूँ मैं प्लस माइनस, और ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये एनर्जी इक्वेशन है, तो किसी भी इंस्टेंट पर एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इसके लिए यूज करते हैं और ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ गिरेगा पोटेंशियल, तो मैंने गिरा दिया था यहाँ पे डी आई बाई डी टी को मैंने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव होगा तो अपने आप प्लस आ जाएगा, वो यहाँ पे डी आई बाई डी टी डिसाइड कर लेगा अपने आप। क्लियर है, ये ई इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब हमको करंट निकालना है। आपको साफ पता चल रहा है कि सर आप एक काम करो, ई बाय एल कर दो, तो डी टी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर डी आई आ जाएगा। सही मामला है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आई क्या हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, 1/L बाहर चला जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन, क्योंकि ई किसी भी इंस्टेंट पर वो है, तो आई आ जाएगा 1/L, या ई नॉट भी बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा, यहीं कर दूं क्या, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस सी माइनस का, और अपॉन में, और ई क्या था तो एक बार फिर से याद कर लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ये याद इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इनके फेज मुझे कंपेयर करने हैं। ठीक है, देखो ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा माइनस का कोस ओमेगा टी प्लस सी को छोड़ो एक बार। प्लस टी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो टाइम की लिमिट पुट करके करते हैं, टी बराबर 0 पे क्या था ये, वो ये है। तो आई ये हो जाएगा, आई नॉट क्या हुआ बाय कंपैरिजन, ई नॉट बाय एल ओमेगा। मैंने ये क्या है, क्या आई बराबर ई नॉट बाय एल ओमेगा होगा, ये कहा है क्या मैंने कभी भी अभी तक, नहीं। ना ही मैंने ये कहा था कि ई नॉट बाय एक्स सी हो जाएगा आई, ये नहीं कहा है मैंने। अगर तुमने ऐसा सुना है तो तुम्हारी गलती है, मैंने कहा था कि आई नॉट ही हो जाएगा। दोनों बातों में फर्क है क्या, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ई नॉट अपॉन में एल ओमेगा, ये हो जाएगा आई नॉट का वैल्यू। अच्छा, इनके फेज कंपेयर करो, इसको साइन के टर्म्स में ही लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, ई नॉट बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 90 क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
क्योंकि माइनस cos थीटा लाना है मुझे। अरे क्लियर है क्या? उसमें मैंने तुम्हें बताया था ओमेगा टी को पहले लिखना, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था खास। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, उसका फेज इतना सा था, इसका फेज इतना है, इसका फेज पाई बाई टू क्या है उससे पीछे। तो इसमें की फीचर्स लिख दो, इसके हाईलाइटेड फीचर्स लिख दो, हाईलाइटेड फीचर्स लिख दो। पहला लिखो, पहला लिखो, यही कलर रखें क्या? नहीं, पहला लिखो, पहला फर्स्ट के करंट lags by a phase of pi by 2। ठीक, दूसरा, दूसरा पोटेंशियल लीड्स बाय फेज ऑफ पाई बाई टू। दूसरा कि आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल। ठीक है, तीसरा आई एंड ई एज सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। इन शब्दों के क्या मतलब है अभी हम देखेंगे। एक और जो चीज़ देखते ही मैथ से सामने आ रही है इनके मीनिंग के बिना बिना दिमाग लगाए, वो ये है कि ई बाय एक्स सी लिखा था किसको? आई को। अभी क्या लिखेंगे? ई बाय एक्स एल, इसको लिखेंगे अपन इस वाले आई को। अरे हाँ कि नहीं? इसकी जगह क्या लिखा था? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या ई नॉट साइन ओमेगा टी तो लिखा था। ये सही बातें लिख रहा हूँ क्या मैं बोर्ड पे? गलत। देखो ई बाय एक्स सी नहीं होता आई, ई नॉट बाय एक्स सी होता है आई नॉट। तो मैंने बोला है फिर भी आप लिख रहे हो तो गलत बात है ये। ठीक है, और ई नॉट अपॉन में एक्सएल क्या होगा? आई नॉट। एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। और एक्सएल को क्या बोलेंगे? ये तीसरे पॉइंट में लिख देना, चौथे में। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल को क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ऐसा क्लियर है? अब ज्यादा ओमेगा होना इंडक्टर का रेजिस्टेंस की जगह जो टर्म आ रहा है उसको बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। ज्यादा ओमेगा होना इंडक्टर के लिए खराब है क्योंकि करंट फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, बैक ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो करंट को पास नहीं होना देगा। करंट को, करंट के चेंज को ही वो क्या करता है? अपोज करता है। अरे उसका यही काम है ना कि करंट के चेंज को वो अपोज करे। तो अगर उसका यही काम है तो ओमेगा ज्यादा होना यानी करंट फ्रीक्वेंटली चेंज होना उसके लिए क्या है? खराब बात है। वो अपना रेजिस्टेंस जिसको अपन सो कॉल्ड इंडक्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं, तो वो ज्यादा पेश करेगा ऐसा। एल ज्यादा होने पे तो करेगा ही करेगा। क्लियर है? ऐसा। अब इनके मतलब समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन कि मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि ई बाय एक्स सी आई नहीं होता और ई बाय एक्सएल भी आई नहीं होता, जबकि ऐसा होता है ई नॉट बाय एक्स सी बराबर आई नॉट, ई नॉट बाय एक्सएल बराबर आई नॉट होता है। ऐसा क्यों बोला होगा? तो अपन देखते हैं। बस सुनना, अगर आप ये लिखते हो एक्स सी तो एक फिक्स वैल्यू है 1/ओमेगा सी। अगर एक आपने कैपेसिटर ले लिया और एक वोल्टेज के लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है तो फिक्स वैल्यू आएगा एक्स सी। ठीक है, हमेशा फिक्स है, वो कांस्टेंट है, 10 20 30 40 हजार कुछ कांस्टेंट है। ई हर टाइम बदलेगा। तो जब कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट जब जीरो है तो ई मैक्सिमम है, और ई जीरो है जब करंट क्या है? मैक्सिमम। अब ई को जीरो रखो और आप इस रिलेशन में मानते हो, देन यू आर लूजिंग द एंटायर आइडिया ऑफ फेज लैग। आप इस चैप्टर में कुछ जानते ही नहीं फिर। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं जानते अगर आप ऐसा लिखते हैं तो पढ़ना बेकार है।
और 99% बच्चे नहीं जानते। मेरी बात समझ रहे हो? ये हमेशा ट्रू है क्योंकि ये वैल्यूज हैं। ई नॉट एक ही वैल्यू है, ऐसे बार बार बदलता है क्या ई नॉट उस सवाल के लिए? नहीं, ई नॉट उसकी प्राइम वैल्यू है ई की, अपॉन में एक्सेस ई। अब हमारे सवाल सर हम में इतनी डीप बात थी ये, और इतने सारे बच्चे नहीं जानते, और अधिकतर क्या बोलूं, बच्चे नहीं जानते, ऐसा ही बोल देता हूं। अगर हम नहीं जानते इस बात को तो इतने सारे सवाल कैसे बन रहे हैं? क्योंकि हम ज्यादातर डील करते हैं करंट का, मतलब हम लेते हैं आरएमएस करंट, क्योंकि वही वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको बताया। आरएमएस ई क्या हो जाएगा? ई आरएमएस ई बाय 1/1/√2। कोई फंक्शन का आरएमएस होता है वो, तो आरएमएस इस बात से इंडिपेंडेंट है आप किसका आरएमएस निकाल रहे हो, फंक्शन वैसा होना चाहिए। एक्सेस ई ये क्या है? ई आरएमएस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी 1/√2 को भाग देना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा? आई आरएमएस। और ये क्या था? ई आरएमएस। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ई आरएमएस, ये ई आरएमएस है, इतना इतना बराबर मत लगाओ इसके, ये इतना इतना। मैं ये कहना चाहता हूं कि ई आरएमएस अपॉन में एक्ससी आई आरएमएस होता है क्या? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि ये होता है, इसको 1/√2 से डिवाइड करो, मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई करो या √2 से डिवाइड करो, तो ये भी करना पड़ेगा। तो ये ई नॉट बाय √2 क्या बनेगा? ई आरएमएस बाय एक्ससी। यहां पे बनेगा, यहां पे क्या बनेगा? आई आरएमएस। तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर हम सोचते हैं कि ई बाय एक्ससी आई है, दो जगह तो हो गया, नहीं है। ई बाय एक्सेस ही अगर आई है, मैं फिर से बोल देता हूँ, तो हम बहुत दिक्कत में है बच्चों। ई जब जीरो होगा तो हम आई जीरो निकालेंगे इस रिलेशन से, क्योंकि एक्सेस ही तो हमेशा फाइनाइट हो, 0/0 फॉर्म वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। अरे मेरी बात समझ रहे हो? ई बाय एक्सएल अगर आई लिखते हो तो गलत क्यों लिख रहे हो, ये पूछ रहे हो? ई बाय एक्सेस ही अगर आई लिखते हो, ई जब जीरो है तो आई क्या होता है? आई भी जीरो होता है क्या? मैक्सिमम होता है। तो अगर ये रिलेशन ट्रू है तो ई को जीरो डाल लो ना, तो आई आना चाहिए, आई तो जीरो आ गया, आई होता नहीं है जीरो, तो ये रिलेशन ट्रू है नहीं। ठीक है ऐसा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये बहुत बेहतरीन बात है इस चैप्टर की, ये रिलेशन हमेशा ट्रू है। इतनी बात क्लियर है? अब आप और फील्ड जनरेट करते हैं। इससे पहले मैं इंडक्टर के बारे में बता देता हूँ। इंडक्टर में आपका एक्सएल आया ओमेगा एल, और आई आएगा ई नॉट बाय एक्सएल विच इज ओमेगा एल इंटू में कोस ओमेगा टी, या फिर साइन, क्या कह रहे हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, यानी कि आई नॉट। आई का वैल्यू जीरो कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू जीरो, आई नॉट का वैल्यू तो कभी जीरो नहीं कर पाएंगे हम। आई का वैल्यू जीरो कब होगा? जब ये जीरो है। और ये जीरो कब होगा? ई बराबर जीरो पे। ई बराबर जीरो पर तो ये माइनस आई नॉट होगा। अरे हाँ कि नहीं? इसके अंदर टी बराबर ऐसा रखना पड़ेगा कि ये आदमी भी पाई/2 हो जाए, ओमेगा टी बराबर पाई/2। तो और पोटेंशियल जीरो कब होगा? टी बराबर जीरो पे, यानी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो रहे हैं। और करंट क्या है? लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है? पाई/2 से। इंडक्टर के अंदर फंस जाता है ना करंट, ऐसे ऐसे इंडक्टर के बाल, उसके अंदर करंट फंस जाता है तो लैग करेगा और वो आगे होगा। बात तो इतनी सी याद रखनी है आपको मेन तो, लेकिन समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि ये की पॉइंट्स हैं। अब इनसे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और इनको डीपली समझेंगे कि आपने क्या किया है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चा बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उस बोर्ड को सीरियसली ले रहा, अब जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। अब तक बोले गए लेक्चर में से 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। वो पहली बात ये है कि रेजिस्टेंस जब हो, सिर्फ रेजिस्टेंस, तो ई और आई सेम फेज में रहते हैं। ई जब मैक्सिमम होता है तब आई भी मैक्सिमम होता है। जब कैपेसिटर हो तो वो सेम फेज में नहीं रहते, लेकिन उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बराबर। वो हर केस में होती है, तीनों में। जब कैपेसिटर हो तब भी, और जब इंडक्टर हो तब भी। कैपेसिटर हो तो करंट आगे रहता है पाई/2 से, लीड करता है पोटेंशियल को। लीड करता है मतलब हमने डेडलाइन बना रखी है फेज में ओमेगा टी को, वोल्टेज को ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमने वो लगाया था क्या, कैपेसिटर, उसका फेज था ओमेगा टी प्लस पाई/2। इंडक्टर लगाया था तो फेज था
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो यानी वो पाई बाय 2 से कम हो रहा है। ये एक बात। तीसरी बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है वो ये है कि ई बाय एक्स सी आई नहीं होता, ई बाय एक्सएल भी आई नहीं होता, लेकिन ई आर एम एस बटे एक्स सी आई आर एम एस होता है, ई नोट बाय एक्स सी आई नोट होता है। ये 3-4 बातें अभी तक को आपको पहचाननी थी, ठीक है। अब मैं आपको फेजर डायग्राम डिटेल में पढ़ाता हूँ, और फेजर डायग्राम के साथ ही होंगे 3 चैप्टर्स आपके। मैं सिर्फ फेजर का एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये तो डिटेल का पता नहीं टाइम है कि नहीं, जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो फेजर का डायग्राम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले फेजर का डेफिनेशन क्या होता है? एनी साइनोसॉइडल, सही स्पेलिंग है क्या ये? फंक्शन can be represented as a rotating arrow termed as phasor। cos फंक्शन भी साइनोसॉइडल फंक्शन है क्या? हाँ, cos फंक्शन भी वही फंक्शन है क्या जो साइन फंक्शन है? हाँ, साइन फंक्शन ये है, वो पाई बाय 2 आगे होता है, यहां से स्टार्ट होता है, t बराबर 0 पर ही वो यहां होता है, ऐसे शुरू हो जाता है ना वो, ऐसे ही शुरू होता है वो t बराबर 0 पर, जो ये पाई बाय 2 पर होता है वहां से शुरू हो जाता है। बाकी काम तो वो एकदम वैसा का वैसा करता है, वो बस लेट ही है, इससे लेट या जल्दी कुछ भी। अरे हाँ कि नहीं? तो कोई सर्कल में आदमी चल रहे हैं तो उनको बता थोड़ी सकते हो कौन सा लेट है, कौन सा किसके पीछे दौड़ रहा है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। कैसे बताओगे बताओ? एक ही तरफ दौड़ सकते हो, मुंह मुंडी इधर उधर नहीं कर सकते, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कैसे बताओगे कि ये 1 2 के पीछे दौड़ रहा है क्या? 2 1 के पीछे दौड़ रहा है, तो आगे पीछे पीछे भी ऐसा रेप्लिकेट हो जाएगा ना, कोई पीरियडिक फंक्शन तो बार बार उस वैल्यू को ले रहा है, तो वो है कि नहीं? सर्कल में भी तो लेते हैं अपन ऐसे बार बार उस वैल्यू को। मैं ये कह रहा हूँ कि फेजर क्या होता है, एक रोटेटिंग एरो होता है। अब एक एक चीज का फेजर डायग्राम बनाऊंगा, फिर फेजर डायग्राम को इंपोज करूंगा, और फिर हम कुछ मैजिकल चीजें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो बनाएंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई करूँ क्या? प्लस पाई। आपको एसएचएम रिवाइज करा देता हूँ कक्षा 11 में, सिलेबस के तौर पे नहीं, आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना कि ये क्या चीज़ है। पहले मैं इस बोर्ड को सीरियसली ले लेता हूँ। ये ऐसा है, अब देखना हम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एरो है, किसी दिन यहाँ है, इसी समय यहाँ है। इस समय को मैं t बराबर 0 लिख देता हूँ। t बराबर 0 पर ये जो एंगल है ये है फाई, फाई लिखा हुआ है तो फाई लिख देते हैं, फाई, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो डेटा लिखा हुआ है आपने, ये डेटा इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने बोर्ड पे बनाई हुई है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही बात रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? ये फेजर का जो एरो है ये कितने साइज का है? ई नोट साइज का। ये जो पेन है जो ऐसे रोटेट कर रहा है ये ई नोट साइज का, ऐसा मानो। कितने साइज का पेन है? ई नोट साइज। ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या चीज है? मान लेते हैं टी टाइम बाद में ये पेन यहाँ आ गया, मान लेते हैं टी टाइम बाद में, टी टाइम बाद में ये एरो यहाँ आ गया। टी टाइम में अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये एसएचएम में भी बहुत हेल्प करेगी बातें, आपकी ध्यान सुनना इनको। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा टी घूमेगा। ये वेव्स के आपके सारे दुख मिटा देगी ये कहानी, अगर आप इसको बहुत ढंग से तमीज से देख लेते हो तो। दोबारा रिपीट भी कर दूंगा मैं वेव्स में, ओमेगा टी इधर घूम गया ये, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों बताना? ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। अरे हाँ कि नहीं? ओमेगा टी प्लस 5।
ये क्या वैल्यू है? ई कोई वैल्यू है इंस्टेंट की। ई नॉट किसी इंस्टेंट की वैल्यू है क्या? पीक वैल्यू है। ई है किसी इंस्टेंट की वैल्यू। ई क्या हो जाएगी? ई क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी क्या? ये हाँ ई। अरे इस ट्राइंगल में देखो, इसमें देखो ना यार, इसमें इसमें साइन ये कितना है? ये थीटा कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वाई वाला, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। टी बराबर 0 पर ये था ई नोट साइन फाइव, ये एंगल फाइव था। यानी ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे हाँ कि नहीं? कुल मिला के हमको इस उदाहरण से यही पता चला कि इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए इस फाइव को हटा देता हूँ। फाइव को हटाने का मतलब कि टी बराबर 0 पर हम देखना चालू किए, तब ये एरो यहाँ था और फिर ऐसे घूम रहा है। अब तो यहाँ है ना फाइव एंगल पे, तो वो कॉम्प्लिकेशंस लाएगा चीज, बार बार ये थीटा अलग से और ये थीटा रखना पड़ेगा अपन को। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ईज के लिए ऐसा ले रहा हूँ कि ये है वो सर्कल जो हमें लेना चाहिए। ये हमारा फेजर है क्या सर्कल? नहीं, इसके अंदर जो एरो रोटेट होगा इस सर्कल के साथ वो हमारा फेजर होगा। तो ये हमारा वो फेजर है तो यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है। और इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है वो लेट से हम लिख रहे हैं, ये एंगल है थीटा, ये थीटा है ओमेगा टी। इस थीटा के ओमेगा टी होने के साथ ही हमने ये लिख दिया है कि ये जो एरो का रोटेशन, जो एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है, वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से इसका रोटेशन हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। एरो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है और एंगुलर स्पीड इसकी क्या है? कांस्टेंट। और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वो कितनी है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में फर्क होता है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या है इसकी? वेरिएबल। ठीक है, और स्पीड इसकी कांस्टेंट है। खैर, ये एरो किसी भी टाइम टी पर यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी वाई एक्सिस पर? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट साइन का टी, और ये साइज है ई नॉट, और ये एंगल है ओमेगा टी। अब देखो, ये किसी भी टाइम टी पर अलग अलग वैल्यूज लेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तब भी साइन थीटा 180 तक पॉजिटिव ही रहता है, तो ये यहीं रहेगा। और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री के बाद। ऐसा अपनी वैल्यू बदलता रहेगा, और इस वैल्यू, इस अपनी वैल्यू इस लाइन पर लेता रहेगा कुछ ना कुछ, है ना। और एक सेकंड में ये एरो यहाँ कितनी बार आएगा? एक सेकंड के अंदर अंदर 50 बार। अगर ओमेगा 50 है, ओमेगा 100 है तो 100 बार ऐसा। ओमेगा नहीं, मतलब एक्चुअली हम फेजर की बजाय फ्रीक्वेंसी से जाते हैं एक सेकंड में, पर यहाँ पे ओमेगा से जा सकते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई चीज। तो इतनी बात समझ गए ना आप? अब हमने ऐसा लिखा है कि अगर, सिर्फ इस वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है और ये सोर्स है, तो इसमें करंट वाला भी एरो घूमेगा इसी सर्कल के अंदर। उसका साइज क्या यही होगा? उसका साइज क्या होगा? ई नॉट बाय आर, आई का मैक्सिमम वैल्यू। उसकी घूमने की रफ्तार ओमेगा होगी क्या? हाँ, मैंने बार बार ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हर बार सेम आई थी। वो मतलब शुरू में इसके साथ साथ का है, पर बाद में भी तो अलग हो सकते हैं ये बाद में भी अलग नहीं होंगे। इसका क्या क्लेम है मेरे पास? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। उसका साइज क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? इससे छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। आर अगर 1 से बड़ा वैल्यू है तो छोटा होगा। जनरली 1 से छोटा वैल्यू या बड़ा वैल्यू ये मैटर नहीं करता। हम आई को छोटा बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई ये होगा, दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं। आई ये होगा। जब ये ओमेगा टी रोटेटेड होगा तो आई वाला तीर भी क्या ओमेगा टी रोटेटेड होगा? क्यों? सेम स्पीड से भागते हैं ये और सेम फेज में रहते हैं ये। जब ये यहां पहुंचेगा, अपना प्राइम लेगा,
तो आई वाला कहां पहुंचेगा, कहीं ये अपना प्राइम लेगा ये एरो भी, और ये साइज क्या है एरो का, आई नॉट, और इस एरो का साइज है ई नॉट। ये तो हो गया रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब इसी डायग्राम में मैं कर रहा हूं, अगर यहां पर एक कैपेसिटर लगा हो, अब यहां पे बहुत शानदार बातें आएगी बच्चों, उनको ध्यान से सुनो। कैपेसिटर में ये जो करंट होता है ये फेज में कहां पे होता है, इससे आगे होता है, और कितना एंगल आगे होता है, π/2। यानी तब जब करंट कैपेसिटर सर्किट में बहाएंगे तो करंट कुछ यहां आएगा, ये हो जाएगा आई, इसको आई नोट सी लिख देता हूं मैं, और इसको आई नोट आर लिख देता हूं, ताकि एक ही डायग्राम में हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस का मैक्सिमम, और ये π/2 किस किस के बीच में एंगल होगा, इस करंट और इस करंट, एक्चुअली तो पोटेंशियल और उसके बीच में होता है, लेकिन पोटेंशियल इसके साथ का ही है इस करंट में, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, π/2। आप याद करो, आपने उसके अंदर फंक्शन लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। किसी भी वक्त का आई जो होता है वो अपना, ये तो उसका प्राइम वैल्यू है, इसको जान दो, उसका जो वैल्यू है एंगल में उससे π/2 एंगल अहेड होता है। इसकी मीनिंग बहुत डीप है, आपको बेसिक बेसिक बातें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, तब जाके इस चैप्टर को कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे, और कभी कोई क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक कौन सा रह गया, इंडक्टर, इसके साथ इंडक्टर हो, करंट π/2 एंगल क्या रह जाता है पीछे, तो करंट कहां पे होगा, करंट कहां पे होगा, पीछे होगा, लैगिंग सिचुएशन में होगा। ये पिंक वाला जो है वो आई नॉट एल है। अब क्या इनके लोगों के बीच में ये एंगल हमेशा बना ही रहेगा क्या, यस, क्यों, इसका क्या कारण है, एक आदमी वी वेलोसिटी से भाग रहा है और मैं उससे पीछे हूं 10 मीटर, और मैं भी वी से ही भाग रहा हूं, तो क्या हम हमेशा 10 मीटर अपार्ट रहेंगे क्या, हाँ, ये हमेशा, ये घूम रहे हैं क्या सब, ये यहीं पे स्थिर हैं, ये सब घूम रहे हैं, हमने किसी इंस्टेंट का फोटो लिया, ऐसे ऐसे इनके वैल्यूज हैं, इसका वैल्यू यहां पे कहीं पे है। ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी है कि इनके ओमेगा का क्या महत्व है, इनके लैग होने का क्या महत्व है, ये क्या है। एक बात गौर करो आप, कि जो नेट करंट होगा ना, जो इन दोनों को आप सीधे जोड़ घटा सक रहे हो कुछ भी वैल्यू के लिए, अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको आप, ये 10 है ये 20 है, लग नहीं रहा, ये 10 है ये 5 है, इनको 10 + 5 10 - 5 कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ एल्जेब्रिक सा रिलेशन आ रहा है घटने का, तो अपन बहुत फायदा उठाएंगे इस चीज का।